तो आज हम लोग कर रहे हैं थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, लेक्चर थर्ड है आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पता है क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं? केमिकल रिएक्शन से हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या करते हैं हम? केमिकल रिएक्शन से क्या बना लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये होता कैसे है? कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस है तो उसके पास क्या होगा? गिब्स फ्री एनर्जी होगी जो कि नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इस गिब्स फ्री एनर्जी का उपयोग करके हम लोग क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा ना इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब हमने मतलब फुल फ्लैज इलेक्ट्रोकेमिकल का हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा? पहले तो दो हाफ सेल होंगे, टू हाफ सेल्स होंगे इसमें। बताऊंगा मैं टू हाफ सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टू हाफ सेल्स होंगे जिसमें ईच हाफ सेल ईच हाफ सेल विल हैव इट्स ऑन इलेक्ट्रोड, है ना। हर एक हाफ सेल में जैसे ऐसे होगा, दो हाफ सेल्स होंगे, कनेक्टेड होंगे किसी से, एक में इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रोड दोनों में एक डिफरेंट इलेक्ट्रोड रहेगा। जिस इलेक्ट्रोड का नेचर का इलेक्ट्रोड होगा उसी का सोल्यूशन जो है वो मिलाया होगा और उसमें ही डिप किया होगा। ये इलेक्ट्रोड लेट सपोज कॉपर का है तो कॉपर का ही सोल्यूशन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया होगा। ठीक है, ये कनेक्टेड होंगे, ये एक हर डिफरेंट डिफरेंट, इसको हाफ सेल और इसको हाफ सेल, तो दोनों को क्या कह देते हैं हम लोग? हाफ हाफ सेल कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैं वीडियो को पॉज करूंगा और ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा, तो ताकि सो एज टू सेव द टाइम। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिया है? टू बीकर्स लिए हैं। ठीक है, इन सेपरेट बीकर्स को हम लोग क्या देते हैं? टू हाफ सेल्स। ठीक है, ये एक हाफ सेल है और ये हाफ सेल है, ये दो हाफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है वो केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? दो हाफ सेल हैं, एक में मैंने जिंक सल्फेट सोल्यूशन ले लिया है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन 1 मोलर लिया है और उसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोड रखा है। दूसरा हमने क्या लिया है? 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है और उसमें क्या रखा है हमने? कॉपर इलेक्ट्रोड रखा है। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड रहेगा और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो ये चीज़ है जो है वो आपका सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, यहाँ देखो एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट को मेजर करता है। ठीक है, आप देख रहे हो कि अगर ऐसा सेटअप रहता तो इलेक्ट्रॉन जब मैं की लगा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? इस पर्टिकुलर एनोड से होगा, ये जो है एज अ एनोड एक्ट करेगा और ये जो है एज अ एक्ट करेगा कैथोड। मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एनोड से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जाके कहाँ जाएगा? कैथोड में जाएगा। और जो हमें पता है कि जो, अगर नहीं पता है तो ध्यान रट लो या समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, उसके जो करंट का फ्लो होता है वो कन्वेंशनली जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ऑपोजिट लेते हैं। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड जा रहा है तो एमीटर करंट जो है वो इस तरफ जाएगा और जिस डायरेक्शन में आपका एमीटर डिफ्लेक्ट करता है उसके जस्ट ऑपोजिट क्या जाता है? आपका करंट। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। देखो ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या होता है? जेलेटिन या फिर अगार अगार जेल में जेली लाइक सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, जैसे KCl, KNO3, NH4, NO3। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स अगार अगार या फिर जेलेटिन जेली में मिक्सअप होते हैं और एक थिक पेस्ट होता है इसके अंदर प्रेजेंट। और ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट है। मैंने की लगा दी, मैंने की लगाया तो क्या होगा? जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है ना, एनोड, एनोड में जो इलेक्ट्रोड होता है ना उसका क्या होने लग जाता है? ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो क्या होता है? जिंक जो है वो क्या बन जाएगा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। यहाँ से जो जिंक 2 पॉजिटिव है इस सोल्यूशन में डिप कर जाएगा और जो जो दो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर सर्किट है और देखो ये इनर सर्किट है, मैं बताऊंगा कैसे। और ये दोनों मिलके सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो करंट का फ्लो होगा।
तो क्या होगा, Z2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ये देखो ये डिग्रेड हो रहा है। जिंक जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है। अब देख रहे हो कि ये प्लेट जो है वो कम हो गई। पहले दोनों प्लेट्स मैंने डाली थी तो ऐसे थी, बाद में आप देखोगे क्या होगा, ये डिग्रेड हो गया और ये बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब मैंने की लगा दी, सर्किट कंप्लीट हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया इसमें जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट वाला जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन में ऐसे पड़ा होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव, वहाँ से आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, एनोड वाली साइड लेफ्ट हाफ सेल से। तो कैथोड पर क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो कि एनोड से आए हैं, और वो कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो देखो यहाँ का कॉपर जो है वो कम होता जाएगा सोल्यूशन का, और यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ का जिंक जो है वो कम होता जाएगा, जिंक सोल्यूशन में मिलता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जाता जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ, और करंट का फ्लो यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। सॉल्ट ब्रिज जो है वो, सॉल्ट ब्रिज के रूल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी आपने सेल को समझना, ठीक है। लेफ्ट में जो पड़ा है, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, LOAN। तो वो चीज़ जो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा लेफ्ट में रहेगी, और लेफ्ट में वो चीज़ जो है रहेगी जो होगी एनोड। और एनोड को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, देखो बाय कन्वेंशनली क्या होता है ना, ये चीज़ बहुत दिमाग में रखना, इलेक्ट्रोलाइट में जाके ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स क्या होगी, जो ओरिजिनल रहेगी, जो एक्चुअल होनी चाहिए वही रहेगी, बट यहाँ दो ना कुछ चीज़ें जो है वो ऑपोजिट आती हैं। जैसे कि आप जानते हो, अगर नहीं पता है तो समझ लो कि एनोड जो होता है वो नेगेटिव नेगेटिव के लिए कंसीडर किया जाता है, और कैथोड जो है वो, जैसे कैथोड रेस पड़ी थी वो, सॉरी सॉरी, एनोड जो है वो पॉजिटिव के लिए पढ़ा जाता है, और आपने कैथोड रेस भी पढ़ी होंगी, तो कैथोड जो है वो नेगेटिव के लिए होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन कि मैं भी अपने उस पर कंफ्यूज हो जाता था कि एनायन और केटायन, और एनोड और कैथोड दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को समझ लेते हो तो उसका रिवर्स आप समझ सकते हो। केटायन जो होता है वो पॉजिटिव के लिए सेंस में बात किया जाता है, तो केटायन हो गया पॉजिटिव, तो अगर कैथोड आएगा तो वो उसके रिवर्स में होगा, मतलब कैथोड जो हो गया वो नेगेटिव। वैसे ही क्या होता है, एनाइन जो होता है वो नेगेटिव के लिए बात की जाती है, तो उसका ऑपोजिट आएगा एनोड, एनोड जो होगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑल दो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, बट अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं ना, तो इस रीजन को हम लोग नेगेटिव रीजन मानते हैं, मैं बताऊंगा क्यों, और इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या रीज़न होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से नेगेटिव क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इस रीजन को नेगेटिव कह देते हैं। जबकि उस साइड क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, पॉजिटिव रीजन, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई कि क्या होगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है वो सोल्यूशन में आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं ना आ रहा, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, एनोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जबकि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन की कंजम्पशन हो जाएगी जो उस साइड से एक्स्ट्रा आएगा। तो इस साइड को इसलिए हम लोग पॉजिटिव बाय कन्वेंशन मान के चलते हैं, और इस साइड को हम लोग बाय कन्वेंशन नेगेटिव मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स ले लेते हैं अलग अलग, ठीक है। मैंने थोड़ा रब कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो करंट का फ्लो क्या रहेगा, अगर मैं करंट की बात करूँ, अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो वो फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर कोई पूछता है आपसे तो वो कहाँ से होगा, एनोड टू कैथोड, एंड करंट का फ्लो होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैंने सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताया, उसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं। बट अगर मैं आपकी सेल की रिप्रेजेंटेशन बोल दूँ ना, सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसी लिखनी है, तो आप देख रहे हो कि जिंक जो है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह के बारे में भी मैं अभी आगे चल के बताऊंगा, बट अभी ये समझ लो कि अगर आपको सेल को रिप्रेजेंट करना आ जाए, कहीं सेल का समझना आ जाए कि कैसा है, क्या लिखा है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखो क्या होती है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव हुआ, एक्वस 1 मोलर, लेफ्ट मैंने क्या बताया था, LOAN, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड के लिए और नेगेटिव, बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज आ जाता है। ये मैं सेल की रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और राइट में क्या होता है, क्या होता है राइट में, रिडक्शन होती है, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर से कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो ये जो होता है ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब हम लोग सॉल्ट ब्रिज के जो है फ़ायदे पता लगा लेते हैं, ठीक। मैं आ जाता हूँ आपका सॉल्ट ब्रिज। पहले तो सॉल्ट ब्रिज में हमने जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, ठीक है, हमने सॉल्ट ब्रिज में जैसे मैंने कहा ना कि एगार एगार या फिर जेलेटिन की जो जेलीज होती हैं
उनमें हम लोग उनका पेस्ट बनाकर इलेक्ट्रोलाइट को उसमें सबमिट कर देते हैं, मिक्स करके बीच में लगा देते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एज अ इनर सर्किट काम करते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो हमारे पास होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो होता है यू ट्यूब इन्वर्टेड, बेसिकली इन्वर्टेड यू ट्यूब मिक्सचर मिक्सचर of jelly like paste of agar agar or gelatin with different electrolytes for such as KCl, KNO3, NH4, NO3। तो क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, क्या होता है इन्वर्टेड यूट्यूब होता है, मिक्सचर होता है, इन्वर्टेड यूट्यूब टाइप होता है ना, शेप क्या होता है उसका यूट्यूब की तरह होता है ना, इन्वर्टेड उल्टा यू की तरह होता है ना। और मिक्सचर क्या होता है इसमें, इसमें डला होगा ये है ना ऐसे, तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े होंगे, लेट सपोज कि के पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव के अलग अलग हैं, और इसमें पेस्ट है किसका, इसको गाढ़ा बनाया होता है विद द हेल्प ऑफ जेली लाइक सब्सटेंसेस लाइक जेलेटिन एंड अगार अगार। एंड ये एज एक्ट करता है इनर सर्किट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ये ऐसे एक करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इनर सर्किट की तरह। और जो आपका बाहर से निकलता है ना, जो मैंने बताया था जिससे एमीटर कनेक्टेड होता है, वो आपका एज आउटर सर्किट एक्ट करता है। तो क्या होता है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ठीक है, क्रिटेरिया फॉर गेटिंग द सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि क्रिटेरिया फॉर अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट चूज करते वक्त हम लोग क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, सबसे पहला द मोबिलिटी ऑफ बोथ आयंस शुड बी सेम। मतलब जैसे अगर इस केस में बात करूँ तो के पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव की जो वेलोसिटी है या मोबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, द स्पीशीज या आयंस शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंजेस, या डिकम्पोजिशन उनका नहीं होना चाहिए, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहें। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि दीज आयंस शुड नॉट पैसिवली pass out from the solution and react with the species। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आयंस अपनी मर्जी से बाहर निकल जाएं, इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया उसमें ये तीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि भैया कहीं ये अपनी मर्जी से जो है साल्ट ब्रिज में से बाहर निकल गया और जाके ये आपके सॉल्यूशंस में मिल गया, और वहाँ क्या कर सकता है, ये कंसंट्रेशन में क्या कर सकता है, चेंजेस ला सकता है। तो कंसंट्रेशन का एक वाइटल रोल है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई गेस क्लियर हो गया। अब हम लोग सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने क्रिटेरिया पढ़े हैं क्या क्या होने चाहिए फॉर अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं बात करूँ आपके सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आती ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले क्या हो जाता है, इट एक्ट्स एज अ इनर सर्किट and completes the circuit for the flow of current, for the flow of current, ठीक है। आई गेस ये चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरा क्या होता है ना, ये क्या करता है, कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है इन बोथ हाफ सेल। जैसे कि में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं, है ना, पेस्ट के फॉर्म में। लेट सपोज कि यहाँ एनोड वाली साइड अगर मैंने जिंक लिया था तो जिंक की रिडक्शन होती जा रही है, ऑक्सीडेशन होती जा रही है, और जिंक जो है वो सोल्यूशन में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिंक टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो सॉल्ट ब्रिज में से रिक्वायरमेंट के हिसाब से
उसका ऑपोजिट आयन आएगा और उसको स्टेबलाइज या न्यूट्रलाइज करके डाउन ले आएगा, और उसकी कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन की उसको इनहिबिट नहीं करेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉल्ट ब्रिज का। ठीक है, तो ये चीज़, ये तो मतलब समझ लो कि लिख देते हैं लोग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, बट आपने ये भी दिमाग में रखना है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किस तरह मेंटेन रखता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका यही है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समझ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक अब छोटा सा एक एग्जांपल है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है और उस पर पोटेंशियल का क्या बेनिफिट है। तो देखो क्या होता है ना, मैंने लेट सपोज कि आपका ये वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, ये हाफ सेल है दो। ठीक है, यहाँ मीटर लगा हुआ सिंपल है, बस मैंने एक एडिशनल क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल पोटेंशियल या एक्सटर्नल वोल्टेज अक्रॉस दिस एसोसिएट कर दिया है। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी से जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है ना, जब मैंने जिंक और कॉपर लिया है ना, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन के लिए जिंक और राइट में रिडक्शन के लिए कॉपर, तो बाय अभी जस्ट एज समझ लो, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे। जो ई नॉट ऑफ दिस सेल आता है ना, ईएमएफ ऑफ दिस सेल, वो आता है 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो ये दिमाग में रख लेना जस्ट कि इस पोटेंशियल तक, है ना, ये सेल जो है वो नॉर्मली एक्ट करता है। तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल पोटेंशियल है ना, मैंने इस सेल को जनरली काम करने दिया। जब काम किया तो ये मस्त इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। मैंने क्या किया, ये एक्सटर्नल को थोड़ा सा ना हिलाना शुरू किया, थोड़ा इरिटेट करना शुरू किया उसे। मैंने क्या किया ना, उसे 1.10 तक जब तक रखा ना, मतलब 1.10 तक जब तक इनका पोटेंशियल है, तब ये सेल पर जो है, ये सिस्टम पर नो इफेक्ट कर रहा है। बट जैसे ही हमने क्या किया, ई एक्सटर्नल जो है वो इंक्रीज कर दिया 1.0 वोल्ट से, थोड़ा सा भी ना, थोड़ा सा भी, जरा सा भी, तो क्या होगा, आपके सेल ने तुरंत काम करना स्टॉप कर दिया। नियरली जब हल्का सा हमने, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही जरा सा 1.10 वोल्टेज से ऊपर लेके गए हम लोग, जरा सा ऊपर लेके गए, तो क्या होगा, सेल ने तुरंत काम कर दिया। और जैसे ही आप थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दोगे, लेट सपोज 2 वोल्ट ले गए, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होने लगेगा, जो कि क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। मींस जिसकी फिजिबिलिटी नहीं है, जो रिएक्शन होना नहीं चाहिए था। देखो यहाँ अगर बैटरी हटा दो तो सारा रिएक्शन खुद हो रहा है, मींस के रिएक्शन जो है वो इट सेल्फ स्पॉन्टेनियस है। बट क्या करा आपने, इलेक्ट्रो एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो 1.10 से इंक्रीज करके कहीं थोड़ा आगे ले गए, और आगे ले गए तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ बिहेव करने लग गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल रिएक्शन करने लग गई, और क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन को बनाने लगी। मतलब कि क्या था, पहले जो जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा था, और कॉपर जो है वो रिडक्शन कर रहा था अपनी, ये सब उल्टा हो गया, और कॉपर जो है वो ऑक्सीडेशन करने लग गया, और जिंक जो है उसकी रिडक्शन होने लग गई। मतलब एक नॉन फिजिबल, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्या है ना, जब इस रिएक्शन में बिना कुछ एक्सटर्नल चीज लगाए जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की रिडक्शन हो रही है ना, तो होना यही चाहिए था। बट आपने जब पोटेंशियल जरूरत से ज्यादा कर दिया बाहर का, है ना, जो इनका नॉर्मल पोटेंशियल होता है ना, तो अभी हम लोग उसके बारे में आएंगे, उससे ज्यादा कर दिया तो क्या हो गया, आपका जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तरह बिहेव करने लग गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये जस्ट एक्सपेरिमेंट था स्टडी करने के लिए पोटेंशियल एंड ऑल, और उसके बाद हम लोग इन डेप्थ और जम करेंगे इसके। ठीक है, तो हम लोग अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की। ठीक है, अभी हम लोग पिछले एक्सपेरिमेंट करके आए हैं कि देखा कि बाहर के इम्पैक्ट से कैसे जो है सेल का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है, हमने कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट देखा। तो अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की। अब बेसिकली क्या होता है ना, कोई सेल ले लो, है ना, ये हाफ सेल उठा लिया हमने, है ना, और उसमें हमने लेट सपोज मैंने कॉपर ले लिया, लेट सपोज मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, और कॉपर का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है यहाँ, कॉपर सल्फेट, है ना, 1 मोलर सॉल्यूशन, और ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो देखो क्या होता है, हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जनरेट हो गया ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस कोई भी पोटेंशियल। और आपको पोटेंशियल पता है क्या होता है, पोटेंशियल कब जनरेट होता है, जब लेट सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ए और बी, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट अभी तक आपने शायद में भी पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि क्या होता है, एक लेट सपोज कि ये पॉइंट है, ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है ना, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है
कोई चीज़ हाई पे है कोई लो पे है तभी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी एज सच उसी की तरह चीज़ है। तो बट हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सोल्यूशन डिप है। तो यहाँ जो है ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब पोटेंशियल जनरेट हो, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, लेट सपोज दो केसेस पढ़ लेते हैं। पहले तो अपने ही सोल्यूशन में डिप है, किसी के कंपैरेटिव नहीं है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये डेफिनेटली ऑक्सीडेशन करेगा, डेफिनेटली रिडक्शन करेगा, क्योंकि वो भी आपको पता चलेगा अभी कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जो है वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। किसी के साथ अटैच है तब पता चलेगा भी। आप उस जैसे कि ऐसा समझ लो कि कोई आपका कंपेटिटिव है ना, कि पढ़ने वाला है कोई क्लास में या नलायक है, तो आप कंपैरिजन करते हो ना कि भाई ये मुझसे ज़्यादा है पढ़ने में तेज या मुझसे कम है। अकेले अगर आप उस क्लास में हो, लेट सपोज आप आगे हो, आप अकेले हो किसी क्लास में पढ़ते हो, कहीं ट्यूशन पढ़ते हो, वहाँ आप अकेले हो, तो आप वहाँ कंपैरिजन ही ना किसी के साथ कर सकते। तो जहाँ कंपैरिजन नहीं है वहाँ हम उस चीज़ को कंपटीशन को डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। वो तब तक डिफाइन होगा जब रिलेट होंगी मतलब चीज़ें, मतलब एक से दो तीन चार बच्चे हों, तब आप बात करते हो कि हाँ यार मैं फर्स्ट आया हूँ, ये सेकंड आया, थर्ड आया, मतलब ये तेज़ है पढ़ने में ऐसा कह दिया आपने और वो कमज़ोर है पढ़ने में, है ना। तो रिलेटिव चीज़ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना, बट अभी हम लोग जो है वो सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सब चीज़ें जो है ये रिलेटिव आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, ये आता क्यों है सोल्यूशन में, इसकी जो है इमरजेंस कहाँ से है। तो देखो दो काम हो सकते हैं, या तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड जो है यहाँ ऑक्सीडेशन होगी इसमें या रिडक्शन होगी। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन होगी तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है सॉलिड वो टूट कर क्या होगा, क्या हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में। रिडक्शन में क्या हो सकता है, कॉपर 2 पॉजिटिव फ्रॉम दिस एक्वस सॉल्यूशन will gain 2 electron and will become copper solid, and this will start ऐसे एक्स्ट्रा कॉपर एड अप होता जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, थोड़ा कुछ टाइम बाद ना ये कॉपर सॉलिड जो है ये इसके साथ कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। वैसा ही यहाँ होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आ जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो आप देखो कि यहाँ पहले आपका कॉपर सॉलिड था, अकेला पड़ा था, बाद में क्या हुआ, ये जो है ये इलेक्ट्रोड है, ये जो है आपका सॉल्यूशन में गया, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोड पर ही रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर ही रहेगा। तो आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट होगा, और सोल्यूशन के कंपैरिजन में, है ना, सोल्यूशन के कंपैरिजन में क्या होगा, आपका जो ये इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इन कंपैरिजन टू सोल्यूशन, नेगेटिव हो गया इन कंपैरिजन टू सोल्यूशन। तो यहाँ सेपरेशन ऑफ चार्ज आ जाता है, यहाँ हो गया सेपरेशन ऑफ चार्ज। दूसरा अगर यहाँ ले लो तो ये कॉपर एक्वस सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर पे डिपॉजिट होता जा रहा है, कॉपर पे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, जो है ये इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव होता जाएगा और सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो ये आपका इलेक्ट्रोड जो है देखो इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, ये जो 2 पॉजिटिव है ये भी इलेक्ट्रोड के ऊपर ही घूम रहा होगा, है ना। ये मान लो नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के इसका इलेक्ट्रोड पे घूम रहा होगा। और क्या किया आपने, उस 2 इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोड पे घूमकर उसे नेगेटिव कर रहा था उसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस जो है वो रिएक्ट करके उसे कॉपर सॉलिड बना दिया। तो वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बना रहा था वो कम हो गया, तो जो आपका इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव हो गया इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, ये कॉन्सेप्ट है कि जहाँ जहाँ सेपरेशन ऑफ चार्ज आता है वहाँ वहाँ पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहूँगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जेनरेट होता है, जिस वजह से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख दूं, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो एक जनरल हो गया, बट अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, एनोड वाली साइड ऑक्सीडेशन हो रही थी और राइट साइड
कैथोड पे रिडक्शन हो रही थी, ठीक है। तो एक तरफ आ गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी चीज की ऑक्सीडेशन होगी तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज अच्छा हो रहा है ना। और दूसरा जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिफाइन कर दूं तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन इन द सॉल्यूशन when it is dipped in its own solution is called its oxidation potential। और reduction potential की बात कर दो तो it is the tendency of an electron to gain electron from its own when it is dipped in its own solution is called reduction potential। ठीक है, ये दो चीजें आ गई, इस दो चीज के बारे में इन डेप्थ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है ना, बाय कन्वेंशन जब हम चीजें पढ़ते हैं ना, अभी आप आगे जाओगे ना तो आप जहां भी पढ़ोगे ना वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ोगे, ठीक है। मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँगा, मतलब अपने कुछ फालतू एग्जांपल देके। जैसे कि क्या होता है, आप किसी के साथ कंपैरिजन करते हो, लेट सपोज बॉडी वेट का करते हो, है ना। बॉडी वेट का कंपैरिजन कर रहे हो, यार ये ना, ये दोनों है ना, इन दोनों में ये मोटा है, और दो की बात कर रहे हो कि यार इन दोनों में ये पतला है, ठीक है। तो यहाँ दो डिफरेंट रेट हो गए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बट लेट सपोज उन चारों लोगों को आपने खड़ा कर दिया एक क्यू में, और आपने कहा बताओ यार कौन ज़्यादा पतला है। पतले की ना एक सीरीज बनाओ, यहाँ आपने मोटे की बात नहीं की, यहाँ मैंने एक ही ट्रेड डिस्कस किया। तो आप एक ही कसौटी पे चार लोगों को नाप रहे हो, है ना, कि कौन ज़्यादा पतला है। तो सबसे मोटा वाला जो होगा ना वो सबसे कम पतला होगा, और सबसे पतला जो राइट साइड आया था वो सबसे कम पतला होगा, ठीक है। तो सबसे मोटा वाला सबसे कम पतला, और जो सबसे ज़्यादा पतला होगा वो तो सबसे ज़्यादा पतला होगा ही, बाकी सारे इंटरमीडिएट हो गए। तो क्या होगा, यहाँ दो चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो चीज़ों की बात हो रही है। बट हम लेट सपोज कि ये था, ये ना, ये ए और बी में बी बड़ी अच्छी ऑक्सीडेशन करता है एज कम्पेयर टू ए। यहाँ सी और डी में सी की रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बड़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू डी। बट मैंने क्या, नहीं नहीं नहीं, इन दोनों चीज़ों को मत लाओ, सिर्फ एक चीज़ मान लो। तो बाय कन्वेंशन हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को मान के चलते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूँ तो सबसे अच्छी किसकी होगी, सी की होगी, सबसे अच्छी रिडक्शन पोटेंशियल सी की होगी, फिर डी की होगी, है ना। उसके बाद किसकी होगी, ए की होगी, और फिर बी की होगी, क्योंकि अपने में बी बेटर था तो इसमें तो कम होगा। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आई कि ये बाय कन्वेंशन चीज़ें चलती हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे आ जाते हैं अपना ईएमएफ और अलग अलग चीज़ों पे, ठीक है। इसमें मिस होगी कि बाय कन्वेंशन जो है, मैंने आपको बस लिख दे रहा हूँ, बाय कन्वेंशन जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हम लोग क्या मान के चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के चलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो डिपेंड करता है पहला टेम्परेचर पर, ठीक है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन पर, और तीसरा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोड का अपना नेचर कैसा है, खुद का नेचर कैसा है, डिसोसिएट कैसा हो रहा है या क्या नेचर है। उन तीन चीज़ों पे जो है वो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम ईएमएफ ऑफ सेल कर लेते हैं, ठीक है, और आगे जो भी चीज़ होंगी उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं ईएमएफ या सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। ईएमएफ आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। ईएमएफ जो होता है, अगर मैं फुल फॉर्म लिख दूँ तो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल पोटेंशियल ईएमएफ तो आपने कई बार कहीं जगह सुना होगा, ठीक है। तो अगर मैं जल्दी से इसको डिफाइन कर दूं तो ईएमएफ जो होता है, दिस इज दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrode of an electrochemical cell, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या था, हमने एक पढ़ा था, एनोड होता है लेफ्ट साइड, राइट साइड आपका कैथोड होता है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होगा, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर बस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। तो अगर मैं आपको कह दूं कि ई ऑफ सेल निकालो, जो कि क्या है, ईएमएफ है,
तो वो आपका आता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ये ई ऑफ राइट भी लिख सकते हो, माइनस ई ऑफ लेफ्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएंगी जैसे 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटीएम प्रेशर। तो ये आपका ई नॉट भी बन जाएगा, और दोनों साइड वो भी राइट में नॉट हो जाएंगे। तो ई नॉट जहाँ भी लगा देते हैं वहाँ स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात होती है। ठीक है, तो वो भी हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये चीज़ आपके सामने समझ आई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आप फिजिक्स में किया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इट इज द potential difference between the electrodes when there is no current flowing between two electrodes. It is the potential difference between the electrode when there is no current flowing between the two electrodes. समझ रहे हो, मतलब आप सेल नया नया ला रहे हो, आपने उसको यूज पे नहीं लगाया, इसका मतलब यही होता है। दो चीज़ें हो जाती हैं देखो, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ कि उसे लिखाने से अच्छा है कि मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ वेरी फास्ट, तेज़ी से, क्योंकि बहुत समय उस पर इन्वेस्ट करके लिख के मैं समझता नहीं कि कोई सही चीज़ रहेगी। आप बुक्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं, मे बी आपको मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक आता है ईएमएफ। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। ईएमएफ जो होता है वो एकदम तब होता है जब आपका सेल आपने नया नया लाया, जैसे वो सेल की बात कर लेते हो तो उसका जो एकदम अगर आपने उसको रोटेट करके उसके ऊपर पढ़ा होगा ना तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका भी लिखा आता है ना, जो आपका पेंसिल सेल वगैरह लाते हो। तो क्या होता है जब उसको सेल को कहीं नहीं लगाया, करंट उसका फ्लो हुआ नहीं है, तो एट दैट टाइम उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस सेल की, ठीक है, ईएमएफ कहते हैं। बट जब आपने उसको क्या, देखो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि वो फिजिक्स की चीज़ हो जाएगी कि कैसे 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 पर इलेक्ट्रोड है ना, हमने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा इन डेप्थ जो चीज़ दूसरा से करा रहा है उसको करने की अभी क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या हो गया, सेल जो है वो आपका उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, और वो हो जाएगी ईएमएफ। आपने एक बार सेल को लगा दिया, थोड़ा यूज़ कर दिया, करंट फ्लो हो रहा है एट दैट टाइम, आफ्टर सम टाइम यूजिंग, आफ्टर सम टाइम जब आपने सेल को यूज़ कर लिया और आपने उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, तब उस स्पेसिफिक चीज़ को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वो चीज़ हो जाती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, और जब नया नवीला सेल है तो उसका हो जाता है ईएमएफ। तो क्या होता है जब भी आप ईएमएफ वोल्टेज को कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगी मैक्सिमम वोल्टेज, जबकि ये क्या आएगी, ये नॉट मैक्सिमम होगी। आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे है ना ईएमएफ का, तो ये मैक्सिमम रहेगा, ये नॉट मैक्सिमम होगा। ठीक है, डेफिनेशन दोनों की लिख दोगे कि इट इज द, ईएमएफ के लिए लिख दोगे कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और इसमें आ जाएगा इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस में आ जाएगा इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड व्हेन देयर इज अ करंट फ्लोइंग बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्टेज होगी है ना, वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम रहेगी यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगी। यहाँ वर्क थ्रू वोल्टेज मैक्सिमम होगा, यहाँ नॉट नहीं होगा ऐसा कुछ कि वर्क जो है वो मैक्सिमम रहे थ्रू वोल्टेज, है ना। एक चीज इसमें आ जाता है कि इसमें जो है स्टडी फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी फ्लो। ठीक है, हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो क्या है, हमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हमें चाहिए ना, हम हमारी डिमांड ये है कि हम पर्टिकुलर सेल, एनोड में जिंक पड़ा था, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, वो हमें चाहिए, पता लगाना है हमें। ठीक है, बट क्या होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ है ना जो अभी मैंने आपको क्लास वाला एग्जांपल दिया ना, कि जैसे मान लो कहीं आप ट्यूशन पढ़ते हो, वहाँ पर एक इकलौते स्टूडेंट हो, ठीक है, और अब इस केस में अगर आप कोई टेस्ट में मार्क्स लाते हो, तो आपके जो टीचर होंगे वो आपको ये नहीं ना कह सकते कि भैया तू आया फर्स्ट, तू आया सेकंड, तू आया थर्ड। ठीक है, नहीं कह सकते। बट वहीं अब अगर आप किसी 4 बच्चों की, 10 बच्चों की, 100 बच्चों की क्लास में हो, वहाँ आप टेस्ट देते हो, आपके पास रैंकिंग आती है, आप कंपैरेटिव हो पाते हो, आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन कर पाते हो कि यार ये फर्स्ट आया मैं थर्ड आया हूँ, या मैं फर्स्ट आया हूँ ये थर्ड आया, मैं तेज़ हो गया थोड़ा पढ़ने में, मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली, थोड़ा कमज़ोर रह गया इसने कम मेहनत की। ठीक है, तो वैसे ही जो है वो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आप किसी भी पर्टिकुलर हाफ सेल का ना, हाफ सेल की बात करें ना यहाँ पे, तो किसी भी हाफ सेल का आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो,
that is only possible. So as to find the standard electrode potential, so if you want to measure the standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब ये रिलेटिव मेथड क्या है, उससे पहले जाने से पहले समझ लो कि यहाँ मैंने लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और पीछे मैं बता क्या कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बाय कन्वेंशन, ये साइंस की आपके यूपीएससी के थ्रू जो है वो कन्वेंशन बाय कन्वेंशन कहा गया कि आप रिडक्शन पोटेंशियल को ही मान के चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकता हूँ। ठीक है, क्या होता है आपको पता चल गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब क्या मतलब है इस रिलेटिव मेथड का, ठीक है, मतलब क्या है इस रिलेटिव मेथड का। तो देखो क्या होता है, हम ना लेट्स सपोज कि हमने कोई ऐसा सेल ले लिया, हमने एक ऐसा हाफ सेल ले लिया जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है कि भाई इसका जो है यही होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये याद रखना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहकर स्टैंडर्ड क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग 298 केल्विन ऑन 1 बार प्रेशर लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी मैंने कोई हाफ सेल ले लिया, ठीक है, हाफ सेल ले लिया और उसके कंपैरिजन में हमने ये रख दिया, है ना। मान लो कि ऐसे ही मैंने कह दिया कि भैया हमने क्या कहा कि कोई बच्चा था, उसका रैंक हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अकेला था क्लास में, तो हमने क्या कह दिया एक इंटरमीडिएट बच्चा ले लिया, ऐसा समझ लो कि जिसके भैया इतने ही नंबर आते हैं, इसके ना कम होंगे ना ज़्यादा नंबर होंगे, इसका इस पर्टिकुलर कंडीशन पर नंबर जो है वो इतना ही आएगा। तो अगर हमने उसको रख दिया और उसके साथ कंपेरिजन कर लिया तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई हाँ तू फर्स्ट आया, क्योंकि वो जो है उसका 70% नंबर आएंगे और तू ले आया 80%। उसके तो 70 ही आने थे, तू ला रहा है, तेरे जो है 10% नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब तेरे 80% नंबर होंगे। तो ये मैं कुछ आपको ऐसा एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो होता है 0 के इक्वल। उसका जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें श्योर टू श्योर पता चल गया। अब उसको अगर हम लोग किसी के साथ हाफ सेल में कनेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू जो है हम लोग अपने पर्टिकुलर किसी भी हाफ सेल का जो है पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई। तो बेसिकली हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसका इसका क्यों उपयोग किया, ये ही दो, ये मतलब ये दोनों ही चीज़ें एक ही चीज़ें, इनका क्यों उपयोग किया। तो देखो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन वो रिवर्सिबल, वो आपका रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है आपका रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। इसमें शी और NHE में जो SHE या NHE में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। मतलब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद के क्या करेगा रिडक्शन, तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 या ठीक है, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकता है, रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE या NHE, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो रिवर्सिबल है, वो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। इसलिए हमने उसे स्टैंडर्ड किसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब मैं आपको जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पहले फिगर बना के दिखा देता हूँ और उसके बारे में समझा देता हूँ कि कैसा है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है वो SHE या NHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या आपका NHE जो है वो ड्रॉ कर लिया है 298 केल्विन। यहाँ जो है हमने ये ट्यूब लिया है, देखो है ना, ये यहाँ से ओपन है, ये आपका ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर आपका प्लेटिनम की वायर है, ये 1 मोलर सोल्यूशन हमने HCl का लिया है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस पंप कर रहे हैं एट 1 बार प्रेशर। ठीक है, सब कुछ स्टैंडर्ड लिया हुआ है, कंडीशन स्टैंडर्ड है। ये क्या है, फॉइल है,
किस चीज़ की, कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, ये प्लेटिनम की वायर और ये फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम के कोट है इस प्लेट पे। ठीक है, ये क्या है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन घूमकर है तो यहाँ से बबल ऑफ हाइड्रोजन निकल रहे हैं। ठीक है, 298 केल्विन पे लिया हुआ है पूरा चीज़। ठीक है, तो हमें पता है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज़ को, कि जैसे कि ये देखो, अगर मैं इसको जिंक के साथ लगाऊं, ठीक है, तो मुझे पता है ना, जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का एक अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे आप, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप पाओगे कि ना, आपका जो वो है जिंक है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो -0.70 है। ठीक है, तो -0.076 रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक से जिंक टू पॉजिटिव, जिंक टू पॉजिटिव से जिंक बनने का। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा आगे चल के, चलो अभी वो चीज़ बाद में डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपका क्या रहता है, 0.076, है ना, 0.76। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक टू पॉजिटिव से जिंक। अब मैंने लेट सपोज कर लिया कि जो है इसका जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, और मेरे को पता है कि जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, एक साइड मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, देखो अब आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे कि क्या होगा। चलो वो चीज़ अभी छोड़ दो। देखो क्या होता है ना, कि हमें बाय कन्वेंशन जो है वो हम ना यहाँ पर दो सेल अटैच करते हैं, ये देखो ये दो सेल अटैच किए। मान लो यहाँ मैंने SHE लगा दिया और यहाँ मैंने जिंक लगा दिया, जिंक वाला पूरा सिस्टम वही जो था पीछे, और यहाँ SHE लगा दिया। ठीक है, तो मैंने देखो मैंने यहाँ ना वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर का एक सिरा नेगेटिव होता है, एक सिरा पॉजिटिव होता है। तो वो जब आपका SHE और जिंक जो है वो अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में होगा, मीन्स अगर लेफ्ट में SHE है तो यहाँ एनोड की तरह एक्ट करना चाहिए, कैथोड की तरह एक्ट करना चाहिए। अगर ये ऐड करेंगे तभी आपका वोल्ट मीटर जो है वो करेक्ट रीडिंग देगा। अगर ये गलत लगे होंगे मतलब हमने कुछ गलत लगाया। तो जिंक का तो मुझे पता है कि जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है वो एज अ वो क्या करता है, अपनी रिडक्शन, अपनी ऑक्सीडेशन करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी वो लेफ्ट में होना चाहिए था, मतलब जिंक जो है वो लेफ्ट में होना चाहिए था। तो इसकी रीडिंग आपकी पहले वोल्ट मीटर की गलत आएगी, फिर आपको समझ आएगा अरे नहीं मैंने तो जिंक को गलत जगह लगा दिया। फिर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो है, जिंक को जो है वो लेफ्ट साइड लगाओगे और SHE को जो है वो राइट साइड लगाओगे। मीन्स SHE का अब क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, और जिंक का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन AN। ठीक है, समझ आई चीज़ की कैसे मैंने पता लगाया वोल्ट मीटर सेट करना है। ये देखो मैंने गलत लगा के देखा, वोल्ट मीटर की रीडिंग गलत आएगी, हमने इसको ऑपोजिट रख दिया। अब वोल्ट मीटर जो है वो प्रॉपरली काम करेगा, तो हमें पता चल गया कि हाँ ये जो है ये तरीका ठीक है। अब जिंक जो है वो एज ऑक्सीडेशन करेगा, तो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा H2 गैस हो जाएगी। अब मैंने आपको EMF ऑफ सेल, यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन है, फॉर्मूला बताया था ना, E नॉट ऑफ सेल इज E नॉट ऑफ, ऐसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो कैथोड पे कहाँ एक्ट कर रहा है, 0, -0.76, तो यहाँ आपका आ जाएगा +0.76 वोल्ट। यहाँ आ गया, यहाँ से हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का जो है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या आयंस का जो है वो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाला है इस तरीके से, हमने SHE का यूज़ करके। ठीक है, तो उसी के बाद आपका आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, उसका भी मेरे पास कोई मैंने रटा हुआ वो नहीं रखा हुआ था। शायद मैंने उस वक्त किया होगा बट इन एक्चुअल अभी मैंने उस पर टाइम स्पेंड भी नहीं किया, उसका शॉर्टकट निकालने पे आप सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है ना, उसमें क्या होता है, डाउन जब जाते हो आप, तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती जाती है, टॉप पर जो है वो नेगेटिव रहती है। यहाँ आपका कहीं पे होता है हाइड्रोजन, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो जितने इससे ऊपर रहेंगे नेगेटिव वाले, उन सब की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, जितने इसके नीचे रहेंगे उनकी हो जाती है रिडक्शन। ठीक है, लेट्स सपोज कि
यहाँ पे मान लो कोई दो एलिमेंट है, इसका है ऊपर की तरफ क्या था, मोर पॉजिटिव था, नीचे आ रहे तो कम होता जा रहा है, नीचे नेगेटिव था, ऊपर तो यहाँ -4 और यहाँ -3। ये है x और ये है y। चीज समझना ध्यान से, यह है x, यह है y। आपको बोला है कि x और y ले लिया मैंने किसी सेल के लिए, तो बताओ कौन सा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। ये आपको कहते हैं कि सेल में बताओ कहाँ होगा। तो हमें पता है लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होती है, एनोड की तरह एक्ट करता है, और वो पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं हम उसको, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। रिडक्शन होती है राइट में, कैथोड की तरह एक्ट करता है और नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं। तो इन दोनों में जिसकी वैल्यू, ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू मोर नेगेटिव रहेगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, जिसकी मोर रहेगी पॉजिटिव वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और खुद क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो यहाँ मोर नेगेटिव किसकी है, एक्स की है, तो वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, जबकि वाई जो है वो आपका राइट में आ जाएगा। तो ये ऐसे आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड है। दूसरा चीज़ क्या है, एक्टिव मेटल्स के बारे में। देखो क्या एक्टिव मेटल्स वो होते हैं ना जो हाइड्रोजन के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज कर दें। तो हाइड्रोजन के साथ रिलीज करके, हाइड्रोजन को रिलीज कैसे करोगे, देखो एक्टिव मेटल का कंसेप्ट ध्यान रखना। हाइड्रोजन को रिलीज तब करोगे जब हाइड्रोजन की रिडक्शन हो, मीन्स 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ हाइड्रोजन, तब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाएगा। मीन्स कि इस केस में SHE या आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी रिडक्शन होनी चाहिए, मतलब वो राइट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। तो कोई चीज़ जो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर पाए वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगी, और खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसकी जो E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव होना चाहिए या हाइड्रोजन से कम होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन यहाँ है, इसको रिड्यूस करना है, तो इसके से ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, वो सारे क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इसमें से हाइड्रोजन निकाल देंगे। जबकि आप नीचे आओगे ना तो इसके नीचे कॉपर आता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कॉपर हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन के सॉल्यूशन में से या किसी HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या वो हाइड्रोजन निकाल सकता है, तो नहीं, क्योंकि उसका जो है वो मोर पॉजिटिव आ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से वो इसको कैथोड नहीं बना पाएगा, कैथोड कैथोड पोजीशन पर नहीं ला पाएगा। और ये कॉपर कैसे एक्ट करेगा, जब हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ होगा एज अ कैथोड, और ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ एनोड। तो हाइड्रोजन रिलीज होने के चांस है ही नहीं, वहां पे क्या हो जाएगा आपका H2 गिव 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीडेशन होगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी, ठीक है। तो अगर मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं कि क्या है सिग्निफिकेंस, तो पहला मैंने बता दिया कि नेगेटिव जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर, वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। ज़्यादा मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर, तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। दूसरा है जिसका E0 ऑफ सेल या E ऑफ सेल, जो किसी आ रहा था कैथोड माइनस एनोड से आ रहा था, वो अगर पॉजिटिव हो तभी जो रिएक्शन है वो क्या रहेगा, फिजिबल रहेगा। वो आपका रिएक्शन तभी पॉसिबल है, फिजिबल है, जब आपका E0 ऑफ सेल जहाँ नेगेटिव आ जाए ना, वहाँ समझ लेना कि वो रिएक्शन होगा ही नहीं। या तो आपने एनोड और कैथोड की पोजीशन गलत कर दी है या कुछ और गलती की है, तभी आपका ये जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं रहा, वो फिजिबल हो ही नहीं रहा, वो रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। तीसरा जो है वो मैंने एक्टिव मेटल्स और इनएक्टिव मेटल्स के बारे में बता दिया कि हाइड्रोजन रिलीज करने की कैपेबिलिटी वाइल रिएक्टिंग विद एसिड वो किस किस में होगी, वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है, डन। दूसरा क्या है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेने के भी ना कई डिसएडवांटेज है, मैं 10 थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगा। हमें 1 बार का प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन का यूनिफॉर्मली उसे प्रोवाइड करना है, वो प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, दैट इज़ नॉट सो ईजी कि हम आपने डाल दिया और डिल दिया। 1 मोलर HCl कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना भी डिफिकल्ट रहता है। और तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, जो प्लेटिनम की वायर और उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो पॉइजनड हो जाता है बहुत जल्दी। इवन अगर आप कोई इंप्योरिटीज ऐड करके उसे सेव करने की कोशिश करो ना, तब भी पॉइजन होने की बहुत चांसेस रहते हैं।
तो उसके लिए ना हमारे पास एडिशनल चीज़ें भी हैं, उसे हम कहते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, उसे मेंटेन रखना है ना। तो उसके लिए हमारे पास उसके लिए एक अल्टरनेटिव आ जाता है आपका कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेचुरेटेड कैलोमेल होता है आपके पास, है ना। जैसे कि वहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे ये रहेगा Hg Hg2 Cl2 S और KCl है। आपको स्ट्रक्चर देख लेना, यहाँ पे जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो क्या रहता है 0.2451। तो हमने पता है ये फिक्स रहेगा, इतना ही रहेगा। उसके कंपैरिजन में हम अलग अलग चीज़ों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका एट दैट ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड का। तो अगर आप पूछ सकते हैं कि इन केस इफ यू आर नॉट यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देन व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड विल यू यूज, तो आप बता सकते हो कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, इसमें ऐसी सी चीज़ है कि Hg, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, Hg Hg2 Cl2 KCl सेचूरेटेड, है ना। और यहाँ पे E ऑफ नॉट इसका रहेगा 0.2415 एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 24 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप इस सेल को भी